नमस्कार मित्रों। आज 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस है। सन 2022 की इस बार की थीम है पर्यटन दिवस की रीथिंकिंग टूरिज्म। पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे तभी इसका असली महत्व है। पर्यटन वास्तव में क्या है? धरोहर की रक्षा करने के साथ साथ हमें रोजगार के नए नए साधन रचने होंगे, सृजित करने होंगे, तभी हम विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। 2020 में जब कोविड आया था तो 2020-2021 2 साल सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है पर्यटन का हुआ। जितने भी पर्यटन स्थल थे सब सोच रहे थे पर्यटन इंडस्ट्री जो थी कि आगे क्या होगा। सबसे बुरा असर अगर देखा जाए पर्यटन का, जो महामारी का असर था वो पर्यटन पे पड़ा था। लेकिन जैसे ही महामारी पे हमने अंकुश लगाया, महामारी का असर जो था उसको नाकाम किया, बेअसर किया, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग वाग अपने घरों से निकलने लगे। पर्यटन वास्तव में एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाता, चलना फिरना शुरू नहीं करता, वो घर में रहता है। लेकिन घर के लोगों को जब बाहर आते जाते देखता, अगर एक आध बार भी वो अपने पिता या भाई या चाचा के साथ बाहर निकल जाए तो फिर वो किसी को भी देखता है तो बाहर निकलने के लिए उछल कूद मचाने लगता है, इशारे करने लगता है। बोल नहीं पाता लेकिन इशारे करता है। आप सोच सकते हैं कि पर्यटन या घर के बाहर हर आदमी जाना चाहता है। तो ठीक यही हालत थे कि 2 साल अपने घरों में कैद रहने के बाद हम सभी चटपटा रहे थे कैसे घर के बाहर निकले, और निकलने लगे। पर्यटन आज सबसे बड़े व्यवसाय या सबसे बड़े इंडस्ट्रीज के रूप में हो गया है। पर्यटन का महत्व समाज पे कितना है, समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, सामाजिक संरचना पर इसका क्या असर पड़ता है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार स्नातक द्वितीय वर्ष जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, उसमें पर्यटन का समाजशास्त्र नाम से एक पेपर ही रखा है कि विद्यार्थी जो पारंपरिक विषय पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ इलेक्टिव विषय के रूप में ओपन इलेक्टिव में पर्यटन का समाजशास्त्र विषय ले सकते हैं। इसमें बीएससी का छात्र भी ले सकता है, बीकॉम का भी ले सकता है और होम साइंस का भी। तो पर्यटन के समाजशास्त्र के तहत आज हमको ये जानना होगी पर्यटन है क्या। पर्यटन के माध्यम से किसी भी जगह स्थान की संस्कृति विकसित होती है। हम वहाँ की संस्कृति में अपने आप को रचा बसा लेते हैं। लेकिन हो ये रहा कि हम पर्यटन के लिए जब जाते हैं उस स्थान या उस स्थल को जानने की अपेक्षा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संस्कार, वहाँ के रीति रिवाजों को जानने की अपेक्षा हम सिर्फ क्या करते हैं, उस पर्यटन स्थल में जाके सेल्फी लेते हैं, पर्यटन स्थल में जाके फोटोग्राफ्स करते हैं और उसके आसपास जो खान पान की चीज़ें हैं, हमारा पूरा फोकस खान पान की चीज़ों पे हो जाता है। और कुछ लोग वहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे थोड़े बहुत खरीदारी करते हैं, बाकी सिर्फ मौज मस्ती सैर सपाटा है। लेकिन पर्यटन को अगर हम देखें, पर्यटन ये नहीं है। आपको याद होगा वास्को डिगामा ने भी भारत की खोज पर्यटन की दृष्टि से ही की थी, और पर्यटन के से उसने भारत की खोज की, भारत आने का रास्ता निकाला। ह्वेनशांग भी आए, फायान, ह्वेनशांग, ये सारे चीनी पर्यटक भारत को जानने के लिए, भारत की संस्कृति को समझने के लिए आते थे कि यहाँ क्या है, भारत इतनी विशिष्ट संस्कृति कैसे है, भारत में ऐसी विशिष्टता क्या है। और भी कई लोग आ रहे हैं, बराबर इनका आना जाना रहता है। तो पर्यटन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर्यटन सबसे ज़्यादा हमको बताता है, किसी भी स्थान में जाएंगे तो बताता है कि वहाँ के पूर्व के लोगों ने उस समाज को, उस जगह को जो स्थापित किया है, बसाहट की है, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। जबलपुर का उदाहरण देता हूँ। जबलपुर रानी दुर्गावती का शहर है। रानी दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य यहाँ था। रानी दुर्गावती ने पर्यावरण की दृष्टि से पहाड़ी के बीच में बसे इस शहर को 52 तालाबों के द्वारा की सौगात दी थी। रानी दुर्गावती ने 52 तालाबों की सौगात दी थी, जिसमें से आज मुश्किल से 10 तालाब बचे हैं, बाकी 42 तालाब हमारे बिल्डर्स की देन चढ़ गए। तो पानी का संकट कभी ना हो, जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण जल रहेगा तो जमीन में नमी रहेगी, खेती सब कुछ अच्छी होगी, ये सोच थी रानी दुर्गावती। और अभेद किला भी है,
अगर बाहर से कोई आता है आक्रमण करने के लिए तो उसको पहले उन तालाबों को पार करना पड़ेगा, फिर वो रानी दुर्गावती तक पहुंचेगा। ये सोच थी। दूसरी ओर आप देखेंगे यहाँ पे जबलपुर में नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के तट पे बहुत ही संगमरमरी चट्टानों की खूबसूरती है, संगमरमरी चट्टानों का यहाँ पे लालित रहता है। अब दूसरी जगह अगर अपन जाएं किसी और दूसरे शहर में, उदयपुर को, उदयपुर भी राजपूतों ने बसाया था और एक ऐसी बसाहट की है जिससे कि वो मुगलों से सुरक्षित रह सके। और वहाँ पे उन्होंने अपनी लोकल स्थानीय संस्कृति को विकसित करते हुए आज पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र उदयपुर बना दिया है, जहाँ के लोकल प्रोडक्ट होते हैं, लोहे के उत्पाद, लोहे की नक्काशी, लोहे की कलाकारी, जूतियाँ, चमड़े की जूतियाँ, जैकेट, ये सबसे ज़्यादा वहाँ बिकते हैं। इसी तरह से आप देखें कई शहर हैं जो पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा, आज जयपुर सबसे ज़्यादा जाना जाता है। जयपुर के किले, जो राजाओं महाराजों ने अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाए थे, उन किलों को देखने के लिए देश दुनिया के सभी लोग बराबर आते हैं। यहाँ और भी जगह हैं साउथ में, आप देखिए बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, रामेश्वरम है। ये सारे स्थान धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ साथ लोगों को वहाँ की संस्कृति से जोड़ते हैं, लोगों को वहाँ की संस्कृति के साथ करते हैं। आज भारत में जो पर्यटन है, पर्यटन के कारण ही मेडिकल टूरिज्म भी जाए, तो लोग वहाँ इलाज कराने के साथ साथ पर्यटन के लिए भी यहाँ आते हैं। यहाँ इलाज सस्ता है, पर्यटन भी हो जाए। अभी कुछ सालों से भारत में गोवा, जयपुर, उदयपुर, ये 3 शहर पर्यटन के लिए नंबर 1 है। और धारा 370 अलग होने के बाद से कश्मीर में भी माहौल पहले जैसा हो गया, लोग वहाँ खूब आ जा रहे हैं। धार्मिक पर्यटन के लिए आप देखेंगे तिरुपति बालाजी, उज्जैन, काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन का महाकाल, शिरडी, मुंबई का सिद्धि विनायक, वैष्णो देवी, ये खास स्थान हैं। पुरी, कि हर साल धार्मिक पर्यटन यहाँ पे होता है। तो जितने भी स्थान आप देखेंगे, कुछ स्थान धार्मिक पर्यटन के रूप में जाने जाते हैं, कुछ मौज मस्ती के लिए, जैसे गोवा है, समुद्री तट है, गोवा है, दमन द्वीप है, ये सारे तट मौज मस्ती के लिए जाने जाते हैं। केरल प्राकृतिक से छटाओं वाला एक सुंदर राज्य है। केरल में प्राकृतिक खूबियों के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए लोग वहाँ जाते हैं। अब जो मल्टी सिटीज़ हैं, ये औद्योगिक पर्यटन का केंद्र। यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ हैं, तो लोग वहाँ औद्योगिक इकाइयों में श्रम के साथ साथ वहाँ के कल्चर को जानने के लिए आते हैं। इसमें मुंबई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, पुणे है, ये सारे औद्योगिक शहर हैं, औद्योगिक पर्यटन का केंद्र बन गए। एक और पर्यटन का सेक्टर है शैक्षिक पर्यटन, एजुकेशनल टूरिज्म। एजुकेशनल टूरिज्म जो है, इसमें आप देखेंगे बनारस, जबलपुर, दिल्ली, कोटा, जयपुर, ये कुछ एजुकेशनल सेंटर हैं जहाँ कोचिंग है, अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान हैं। इनमें पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं, यहाँ धन भी करते हैं और अपने लिए अपने भविष्य का जीवन भी करते हैं। तो वास्तव में पर्यटन एक बहुत बढ़िया है। जबलपुर शहर को अगर पर्यटन के केंद्र में अगर देखें, जबलपुर देश का सेंटर पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर्यटन के हिसाब से उतनी ज़्यादा अपार संभावनाएं होने के बाद भी हमने उनका उपयोग नहीं करा, यूटिलाइजेशन नहीं किया। पर्यटन के लिए जबलपुर को एक आदर्श स्थान है, डेस्टिनेशन है। यहाँ सभी चीज़ों से सुरक्षित है, ये पर्यटन का केंद्र बनाया जा सकता है। भेड़ा घाट है, धुआंधार है, यहाँ पे जलप्रपात, यहीं से पास में 100 किलोमीटर की दूरी पे कान्हा नेशनल पार्क है, 150 किलोमीटर की दूरी पे आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना, पन्ना में भी नेशनल पार्क है, वो भी यहाँ से मात्र 175 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सब सेंटर पॉइंट में आते हैं। अगर जबलपुर को सेंटर बनाया जाए और इसके साथ यहाँ करा जाए, तो देखिए यहाँ पे पेंच तिमनी का वो 125 किलोमीटर की दूरी पे है राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 110 किलोमीटर की दूरी पे है, 100 से 110, पन्ना 150 से 175 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और आपका बांधवगढ़ तो 125 किलोमीटर। 4 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क यहाँ पे जबलपुर के आसपास है। जबलपुर में अपने आप में भेड़ा घाट है, कचनार सिटी के शंकर जी हैं, त्रिपुर सुंदरी है, ये कल्चुरी का काफ़ी तेवरकालीन मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे गांधी जी का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें गांधी जी की हार हुई थी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का।
वो भी ऐतिहासिक स्थल है देखने के लिए। विष्णु वराह मंदिर है, विष्णु जी की प्रतिमा है जो निरंतर बढ़ रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे मदन महल में बैलेंसिंग रॉक है, एक छोटे से पत्थर पे एक बहुत बड़ी शिला टिकी हुई है, जो एक अद्भुत है कि कितने सालों के बाद भी, बल्कि जबलपुर में 1999 में एक बड़ा भूकंप आया था 7.1 रेक्टर वाला, लेकिन वो चट्टान को हिला नहीं सका। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जबलपुर से लगा हुआ मात्र 190 किलोमीटर की दूरी पे नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है, जो यहाँ का हिल स्टेशन भी है, उसमें भी आप जा सकते हैं। अमरकंटक के लिए नियमित सेवाएं हैं। जबलपुर से 230-35 किलोमीटर की दूरी पे पचमढ़ी है, हालांकि थोड़ा बढ़ जाएगा, वहाँ पे जाते हैं तो पचमढ़ी में आपको ये हिल स्टेशन है, ये पहाड़ों की रानी पचमढ़ी कहलाती है, ये भी जा सकते हैं आप यहाँ। तो पर्यटन के रूप में वास्तव में जब तक हम पर्यटक के मन को नहीं समझेंगे, उसके हिसाब से डिज़ाइन नहीं करेंगे, वे स्थल पर्यटन के रूप में नहीं जाने जाएंगे। अगर आप देखते हैं कि जयपुर, उदयपुर, गोवा क्यों इतने आगे बढ़ गए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने समझा कि वहाँ के लोग आप चाहते क्या हैं, तो वहाँ रहने के लिए व्यवस्था की गई, वहाँ पे टूरिस्ट बनाए गए, स्पॉट बनाए गए। लेकिन जबलपुर में ऐसा नहीं। रजनीश की कर्मस्थली, महर्षि महेश योगी की कर्मस्थली, ये दो विभूतियों की कर्मस्थली को भी हम यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपको सोचना होगा कि पर्यटक जो है वो क्या है, वो ऐतिहासिक इमारत, वन क्षेत्र, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पर्यटन जो है सबकी सोच के साथ में लेके चलता है। तो अगर आपने पर्यटन के रूप में किसी स्थान को विकसित करा, तो आप देखेंगे वहाँ अपने आप रोजगार आने लगते हैं। आजकल छोटी छोटी सीरीज बन रही, वेब सीरीज बन रही हैं, फिल्में बन रही हैं, ये सारी चीज़ें आने लगेंगी, क्योंकि बॉम्बे वगैरह में आर्टिफिशियल जो स्टूडियो हैं उसको लोग अब पसंद नहीं करते, वो वास्तविकता जानना चाहते हैं। इसलिए धीरे धीरे इस बार जो बनाया गया है, इसका विषय ही रखा गया है, इस बार की थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म, यानी टूरिज्म को के बारे में फिर से सोचें, फिर उसके बारे में फिर से आप करें। और वास्तव में अगर देखें तो कोरोना काल के बाद जो टूरिज्म हुआ था, 2 साल के बाद आपने देखा होगा वो रिवेंज टूरिज्म था, अर्थात प्रतिशोध पर्यटन, कि लोग आप 2 साल तक अपने घरों में बैठे थे और 2 साल के बाद ही आप देखिए कितनी तेजी से लोग सब जगह घूमने गए, किसी ना किसी बहाने से लोग अपने घरों से निकले, और मैक्सिमम लोग इस पीरियड में 2022 में गए हैं। तो आज आम बोलचाल की भाषा में अगर कहें रीथिंकिंग टूरिज्म या पर्यटन, एक बार फिर से सोचिए। तो हम पर्यटन के लिए पहले तय करें कि कहाँ कहाँ जाना है, किस किस चीज़ को देखना है, और पर्यटन को सिर्फ सेल्फी लेने या वहाँ पे खान पान की वस्तुओं तक ही सीमित ना रखें। आप जहाँ भी जिस जगह भी पर्यटन के लिए पर्यटक के तौर पे जाते हैं, उस स्थान को जानें, उस स्थान का इतिहास समझें, उस स्थान के बारे में पता करें, उस स्थान की संस्कृति क्या है, उस स्थान का जीवन क्या है, उस स्थान के खाद्य पदार्थ क्या है, उस स्थान में क्या क्या बनता है, ये सारी चीज़ों की खोज आपको एक खोजी दृष्टि से करना होगी। इसमें सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए, अपने अपने जिला प्रशासन जो है वो अपने अपने क्षेत्र में ऐसे हेल्प डेस्क बनाएं, वहाँ पे पर्यटन के बारे में अपने यहाँ के लोगों को जानकारियाँ दें। उन जानकारियों को देने से अपने आप जो बाहर का आदमी आएगा, जब उसको पढ़ेगा, उसके विजुअल देखेगा, तो उसके मन में एक उत्कंठा होगी कि इस स्थान को हम देखें, इस स्थान तक हम जाएं। अगर आपने जबलपुर रेलवे स्टेशन में बनाया है कि आपका स्वागत है रजनीश की कर्मस्थली जबलपुर में, यहाँ पे इतने साल साधना की थी, यहाँ के रॉबर्टसन कॉलेज जो कि आजकल महाकोतल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में, यहाँ पर रजनीश जी की कुर्सी है जिसमें बैठ के वो विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। ये अगर आप डिस्प्ले करते हैं तो बाहर से जो भी आदमी आएगा, भले ही 4 घंटे 5 घंटे का ही सफ़र हो उसका, वो 1 घंटा स्पेयर करके जरूर देखने आएगा कौन सा स्थल है जहाँ रजनीश ने जिस कॉलेज में पढ़ाया उस कुर्सी को देखने की चाहत होगी। अगर आप ये बता सकते हैं कि जबलपुर शहर रानी दुर्गावती की कर्मस्थली है, यहीं पास में नर्मई नाले में आसफ खां से लड़ाई लड़ते समय रानी दुर्गावती ने आसिफ खां के हाथों के आने की अपेक्षा अपनी कटार स्वयं को भोंक के अपना जीवन समाप्त करा था देश के लिए। वो एक पर्यटन स्थल हो सकता है, उसके बारे में आप डिस्प्ले करें। ये सारे स्थानीय प्रशासन को करना पड़ेगा। अगर स्थानीय प्रशासन इन सब चीज़ों को करता है तो आप देखेंगे निस्संदेह उस क्षेत्र का पर्यटन, खाली जबलपुर नहीं, सभी शहरों की बात है, हर जगह
हर जगह के स्थानीय प्रशासन को अपने यहाँ की इकाइयों को चुनना होगा, अपने यहाँ के संस्कारों को रखना होगा, तब जाके पर्यटन बढ़ेगा। तो इस बार 2022 की थीम रीथिंकिंग टूरिज्म। पर्यटन को पुनः सोचें, फिर समझें, एक बार फिर से सोचें। इस दृष्टिकोण के साथ हम आज पर्यटन दिवस पे आपको शुभकामनाएं देते हैं।